हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक पाइपिंग सुपरवाइज़र जो होते हैं उनका काम क्या होता है, यानी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं और आपको क्या क्या काम जानकारी होना चाहिए, यानी आपको क्या क्या पता होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं। और आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ में सैलरी कितनी मिलती है, यानी एक पाइपिंग सुपरवाइज़र होते हैं उनके गल्फ़ कंट्रीज़ में सैलरी कितनी मिलती है, स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है और बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कितने सैलरी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक पाइपिंग सुपरवाइज़र क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो अगर आप एक ग्रेजुएट भी हैं, अगर आपका पाइपिंग में एक्सपीरियंस है, जैसे पाइप हीटर से आपने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आपको नॉलेज होते गया, बाद में आप अप्लाई किए फोरमैन के लिए, फोरमैन जब बन गए तो कहीं पे पाइपिंग सुपरवाइज़र का वैकेंसी आता है, उस पर भी अप्लाई करते हैं, तब भी आप पाइपिंग सुपरवाइज़र में जा सकते हैं। और वैसे तो मिनिमम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाता है। जो डिप्लोमा जो लोग किए रहते हैं तो पाइपिंग सुपरवाइज़र में जाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। स्टार्टिंग में भी अगर आप कुछ इंडिया में एक्सपीरियंस है तो गल्फ़ कंट्रीज़ में आने के लिए आपको आसान हो जाता है, लेकिन कम से कम इंडिया का आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में चांसेस मिलते हैं। वैसे तो 90% जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें 80 या 90% गल्फ़ रिटर्न लोग मांगते हैं। बाकी जो 10-15% वैकेंसीज़ आते हैं उसमें इंडिया का भी एक्सपीरियंस है ना, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या क्या काम मालूम होना चाहिए और आपका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग का ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, एकदम 100% नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक अगर आपको नॉलेज है जिससे कि इंटरव्यू में जैसे पूछा जाएगा। अब ड्राइंग में कौन सा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बाकी की प्लान ड्राइंग हो गया, PNID हो गया, तो ये सब भी आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेन जो पाइपिंग सुपरवाइज़र का आपको काम जो कराना है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग ही आपको मिलता है और वही आप उसी से आपको काम कराना होता है। तो आइसोमेट्रिक में अब जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ रहेगा तो वो सब देखना आपको आना चाहिए। अब पाइप का डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये सब रहता है ना, तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में पाइप गया हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। और उसमें कौन कौन सा फिटिंग यूज़ किया जाता है, टी, एल्बो, फ्लैंज वगैरह, स्ट्रेनर वगैरह, ये सब तो कौन कौन सा टाइप के फिटिंग उसमें होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ये सब आपको ड्राइंग में देख करके पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें लगी हुई हैं। और रोलिंग जैसे हो गया, यानी कि पाइप जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में गया और 45% अप हो गया या 45% डाउन हो गया, जैसे रोलिंग वलिंग होता है ना, तो ये सब आपको पहचान में आना चाहिए। तो ये सब आपको पहचान में आता है, समझिए कि आप एक पाइपिंग सुपरवाइज़र अगर आप हैं तो ये सब आपके लिए इजी होता है। तो अब जैसे ड्राइंग का नॉलेज अब इसमें हो गया, तो देखिए अगर आपको ड्राइंग का ठीक ठाक नॉलेज है ना तो 50% आपका इंटरव्यू इसी से क्रैक हो जाता है। यानी 50%, यानी आपके सामने ड्राइंग ही जनरली रख दिया जाता है और उसी में पूछने लग जाते हैं वो लोग, और ड्राइंग में आप गड़बड़ कर दिए तो आगे का इंटरव्यू स्टॉप हो जाता है। तो ड्राइंग अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, वो लोग ड्राइंग आपके सामने रख दिए और पूछ देंगे कि इसमें कितने स्पूल है, स्पूल निकाल करके दिखाओ। तो स्पूल अगर आप नहीं निकाल पाएंगे, इसमें रोलिंग कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो आपको बताना है, वो नहीं बता पाएंगे, वो आप फेल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि वो लोग आपको एक टेम्पलेट वायर दे देंगे, जैसे एल्युमिनियम का वायर होता है ना जो फोल्ड ईजिली हो जाता है। तो कौन कौन सा डायरेक्शन में पाइप गया है, कहाँ पे, जैसे 90 डिग्री में कौन सा डायरेक्शन में बेंड हुआ है, फिर राइट गया है, फिर अप गया है, फिर स्ट्रेट गया है, फिर डाउन गया है, फिर लेफ़्ट गया है, यानी कि नॉर्थ गया है, ईस्ट गया है या वेस्ट गया है। तो वैसे वैसे आपको एक शीट दिया जाएगा ड्राइंग का, और उस ड्राइंग में जहाँ जहाँ पाइप जिधर जिधर जिस डायरेक्शन में गया है वैसे आपको फोल्ड करना है। तो टेम्पलेट वायर आपको दे दिया जाता है। वैसे अगर आप फोल्ड करके नहीं बता पाएंगे तो समझिए कि आपको ड्राइंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये फीटर लोग को भी, जनरली फीटर लोग को ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन पाइपिंग सुपरवाइज़र हैं तो अगर आपको जो इंटरव्यूअर है वो उसको डाउट होगा तो आपको वो दे देगा कि लो भाई एक टेम्पलेट वायर ले लो और फोल्ड करके दिखाओ। तो ड्राइंग का एक तरह से आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ड्राइंग तो हो गया, लेकिन क्लाइंट आपसे अब स्टार्ट करेगा तो आपसे ये भी पूछेगा कि आपको, यानी आपने पाइपिंग सुपरवाइज़र का काम किया है तो मटेरियल का तो नॉलेज रहेगा आपको, यानी कौन सा मटेरियल पे आपने काम किया है, CS पे किया है, LDCS पे किया है, एलॉय स्टील पे किया है, SS पे किया हुआ है। तो अब इन सब मटेरियल पे अगर आपने काम किया हुआ है तो उसमें कौन सा ग्रेड पे आपने काम किया हुआ है, यानी मटेरियल का स्पेसिफिकेशन हो गया और उसका ग्रेड भी। तो आपने
ये सब बताना होता है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मटेरियल, क्योंकि आप कहीं भी काम करते हैं तो किसी न किसी मटेरियल पे काम करते होंगे ना, तो उसका जनरली आपको कौन सा ग्रेड का मटेरियल और जो भी फिटिंग यूज़ होता है वो कौन सा मटेरियल का स्पेसिफिकेशन और उसका ग्रेड क्या है, यानी पाइप के साथ में जो कुछ भी फिटिंग्स होते हैं या फ्लैंज, एल्बो वगैरह जो यूज़ होते हैं उनका कौन सा ग्रेड होता है। अब इसमें जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, मैकेनिकल जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया या टफनेस हो गया और केमिकल कंपोजिशन वगैरह हो गया, तो ये सुपरवाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है जनरली, ये क्यूसी से रिलेटेड हो जाता है। क्योंकि क्यूसी को क्या काम करना होता है, किसी भी मटेरियल का पे काम, जब पाइपिंग मटेरियल पे काम चलता है तो वो लोग को वेल्डर क्वालिफिकेशन कराना होता है, प्रोसीजर क्वालिफाई कराना होता है, तो इसीलिए ये क्यूसी वाला पार्ट में ज़्यादा चला जाता है, इसीलिए इस पे आप ध्यान मत दीजिए। तो ये तो हो गया, आपको मटेरियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद यानी कि जब काम होता है, यानी फिटअप होता है, वेल्डिंग होता है, तो इसमें क्या क्या इंस्पेक्शन परफॉर्म किया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप काम किए हुए हैं पाइपिंग में तो आपको पता होगा ना क्या क्या इंस्पेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि फिटअप हो गया तो क्यूसी आएगा, आप क्यूसी को ऑफ़र करेंगे, आरएफआई रेज करेंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्यूसी को आप क्या करेंगे, आरएफआई रेज करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, वो आएगा, आप इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट जब देंगे तो वो आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, फिर वो पास करेगा तो आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो जैसे फिटअप हो गया, फिटअप इंस्पेक्शन जब आप करा लेंगे तो फिर वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग जब होगा तो वेल्ड विजुअल के लिए आप आरएफआई रेज करेंगे, फिर वेल्ड विजुअल हो जाएगा तो उसके बाद जो भी उस पर एनडीटी वगैरह परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि एमपीटी हो गया या यूटी हो गया या रेडियोग्राफी हो गया, तो हो सकता है ये सब भी एक पाइपिंग सुपरवाइज़र को ऑफ़र करना पड़ता है। एनडीटी वाले टीम से भी कोऑर्डिनेट कभी कभी करना पड़ता है, जनरली क्यूसी वाले टीम ये सब करते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र को भी ये सब पता होनी चाहिए। और कौन कौन सा इंस्पेक्शन कब कब परफॉर्म किया जाता है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सुपरवाइज़र हैं तो आप देख रहे हैं ना क्या क्या काम होता है। और सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के गए हैं, आपको नहीं उतना पता है तो क्लाइंट आपको फंसा सकता है। तो इसीलिए एक प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इंस्पेक्शन परफॉर्म किया जाता है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान आनी चाहिए। इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान क्या होता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईटीपी। आईटीपी अगर आप रीड कर लेते हैं ना, आपको पता चल जाता है क्या क्या किसी भी जॉब पे इंस्पेक्शन कब कब परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो वो सब जानकारी के लिए आपको आईटीपी आनी चाहिए। और क्लाइंट आपसे पूछ भी सकता है कि आईटीपी क्या होता है, जनरल, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आईटीपी क्या होता है, जैसे स्टेज वाइज जो इंस्पेक्शन होता है ना, वो आईटीपी होता है। यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि दिया रहेगा कि क्या क्या उसमें इंस्पेक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्लाइंट का, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो क्लाइंट है, जो मेन क्लाइंट है या थर्ड पार्टी है, वो लोग का क्या क्या इंस्पेक्शन परफॉर्म करना है, कब कब करना है, और कौन कौन सा होल्ड पॉइंट है या रिव्यू पॉइंट है या सर्विलांस है, ये सब पॉइंट उसमें जनरली दिया होता है। तो थोड़ा मोड़ा क्या कब कब कौन सा इंस्पेक्शन होना है ये आपको पता रहेगा, तभी आप नहीं पता रहेगा तो कोई आप बिना इंस्पेक्शन को कराए ही आप आगे प्रोसीड कर देंगे तो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि वो लोग बाद में क्या करेंगे, आपके ऊपर एक एनसीआर रेज कर देंगे, एनसीआर आपके नाम पे डाल देंगे, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये सब काम भी आपको मतलब जनरल एक आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे एक पाइपिंग सुपरवाइज़र होते हैं, ये सब तो स्टेज वाइज इंस्पेक्शन कब कब होता है ये आपको पता हो गया, जनरल ये सब आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि आप साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ड्यूटी करना होता है। सबसे पहले तो आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुबह या जब भी आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा तो वहाँ पे टूल बॉक्स टॉक होगा और सबका अटेंडेंस लिया जाएगा। अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं तो आपके अंडर में हो सकता है 25-30 आदमी होंगे या 35-40 आदमी होंगे और 1-2 फोरमैन या 3 फोरमैन आपके अंडर में होंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, फोरमैन के जगह पे एक सुपरवाइज़र से ही काम लिया जाता है। तो आपके अंडर में जितने भी वहाँ पे वेल्डर हो गए, फिटर हो गए, ग्राइंडर मैन हो गए, रिगर हो गए, ये सब आपके अंडर में अगर हैं, जो भी 25-30 आदमी 40 आदमी, तो सबसे पहले आप ड्यूटी पे जाएंगे तो उन लोग का अटेंडेंस लेते हैं, टूल बॉक्स टॉक करते हैं, जिसको शॉर्ट में टीबीटी बोला जाता है। और टूल बॉक्स टॉक में क्या बताएंगे, जिनको जो काम पे भेजना है, जिस भी लोकेशन पे, यानी कुछ क्रू को, कुछ टीम को आप एक लोकेशन पे भेजेंगे, कुछ टीम को आप दूसरे लोकेशन पे भेजेंगे। तो कौन सा टीम को क्या क्या काम करना है, उस काम के बारे में थोड़ा बहुत आप बताएंगे। सेफ्टी के बारे में टूल बॉक्स टॉक में जनरली हम लोग सेफ्टी रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे, वहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स हैं,
यानी क्या ख़तरा होने के चांसेस हैं वो सब आप उन लोगों को बताएंगे, और कैसे आपको सेफ्टी में काम करना है ये सब जनरल चीज़ें आप बताएंगे, और पूरा दिन क्या क्या काम करना है वो भी आप उन लोगों को बताएंगे, क्योंकि क्वालिटी भी मेंटेन करना होता है और साथ साथ में प्रोडक्शन भी चाहिए, यानी काम भी ज़्यादा चाहिए और क्वालिटी के साथ में चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बताते हैं। लेकिन मेन टूल बॉक्स टॉक का जो मेन फोकस होता है, जो मेन वो क्यों होता है, ताकि सेफ्टी में काम हो, ठीक है। तो वो सब आप टूल बॉक्स टॉक करते हैं, और उसके बाद क्रू अपने अपने साइट पे चले जाते हैं, और वहाँ पे आप सुबह सुबह में, यानी जब भी आप ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो आप परमिशन, वर्क परमिट पे साइन कराते हैं, यानी वर्क परमिट का जो फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं, फिर सेफ्टी वाला जो होता है मेन क्लाइंट का, उसे परमिशन लेते हैं, उस पर साइन लेते हैं। यानी किसी भी लोकेशन पे, मान लीजिए आपका एक लोकेशन पे 10 आदमी काम कर रहा है, तो उस एरिया के लिए काम करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, यानी उस लोकेशन में काम करने के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उस लोकेशन में कोई ख़तरा तो नहीं है। तो ये सब सेफ्टी वाले चेक करके ही आपको परमिशन देते हैं कि हाँ उस एरिया में, जैसे दूसरा कोई काम चल रहा है सिविल का, तो वहाँ पे मैकेनिकल का काम नहीं हो सकता है और आप मैकेनिकल के लिए भेज दिए, तो इसीलिए वो सब सेफ्टी वाले चेक करके ही आपको परमिशन देते हैं। तो वर्क परमिट पे साइन होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ स्पेशल जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, हॉट वर्क अगर उधर करना है तो हॉट वर्क परमिट पे भी साइन कराना होता है। अगर कन्फाइंड स्पेस है, यानी कि क्लोज्ड कंटेनर हो गया, कहीं भी पाइप के अंदर या टैंक के अंदर काम करना है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल परमिशन, जैसे कन्फाइंड स्पेस का भी आपको परमिशन होना चाहिए। और जो भी ये सब चीज़ जनरल देखा जाता है, ठीक है। आप एक सुपरवाइज़र हैं तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। अब सब लोग जब काम करते हैं तो आपका काम क्या होता है, उसको सुपरवाइज़ करना, सही तरीक़ा से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लोग सेफ्टी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कौन सा काम जो आपने दिया हुआ है आप उसको जा कर के देखते हैं। और जो भी सामान, यानी जो कुछ भी मटेरियल या कुछ भी रिक्वायर्ड है वो आप ही को अरेंज करके देना होता है। यानी वो लोग भी स्टोर से छोटे मोटे सामान इशू करा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ है जो बिना आपके परमिशन का स्टोर वाला भी इशू नहीं करेगा। कोई मटेरियल हो गया, कोई पाइप हो गया, तो वो सब क्रेन से अरेंज कराना आपका काम है। साइट पे कोई भी अगर मटेरियल रिक्वायर्ड है तो ये सब आप काम कराते हैं जनरली। और जैसे कोई काम है जो वहाँ पे क्रेन चाहिए, तो क्रेन भी अरेंज कराना आपका काम है। कहीं पे काम लोडिंग का हो रहा है ना, तो क्रेन आपको बुलाना पड़ेगा, तो ये सब काम आप देखेंगे। तो जनरली ये सब काम आपको करना पड़ता है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया, आप काम चल रहा है, फिटअप कर रहा है, हेल्पर लोग साथ में काम कर रहा है, कोई भी ड्राइंग में प्रॉब्लम आता है तो उसको आप ही बताएंगे, क्योंकि आप सुपरवाइज़र हैं। कभी कभी ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यानी ड्राइंग में कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं, तो वो भी अगर जैसे कोई लाइन गया है वहाँ पे ठीक से एज़ पर ड्राइंग वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे चेंजेस भी आ जाते हैं। तो ड्राइंग आप जा कर के डिज़ाइन डिपार्टमेंट से वहाँ पे एक डिज़ाइन चेंज रिक्वेस्ट दे करके, और वो आकर के वो लोग भी साइट विज़िट करते हैं, और एज़ पर ड्राइंग देखेंगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कुछ डिज़ाइन में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग बनाने वाला भी एक इंसान है, तो ड्राइंग में भी कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो बाद में इसीलिए ड्राइंग आप देखते होंगे कि ड्राइंग में रिवीजन 0, बाद में रिवीजन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रिवीजन क्यों चलता है। एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जब काम होना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए ड्राइंग जो फिटर होते हैं वो लोग भी अच्छा से ड्राइंग देख करके करना चाहिए, नहीं कि आंख बंद करके हमको पाइपलाइन मिल गया, यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, ऐसे काट कूट करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिटर से लेकर के, यानी लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक सही से काम करते जाएंगे ना, तो काम होते जाता है। तो एक सुपरवाइज़र का काम ये सब होता है, साइट पे पूरा साइट को सुपरवाइज़ करना है। जो भी मटेरियल या कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना है, जो लोग वर्कर हैं। और यहाँ तक कि वर्कर लोग का कुछ ओवर टाइम वगैरह चलता है, तो वहाँ पे अगर कुछ नाश्ता वाश्ता का भी जुगाड़ करने का, क्योंकि कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ टाइम पे नाश्ता वाश्ता नहीं देती हैं, तो वो सब भी एक सुपरवाइज़र या फोरमैन अगर हैं तो आपको अरेंज कराना पड़ता है, क्योंकि आप उन लोगों के एक तरह से आपके अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी उन लोग का प्रॉब्लम होगा आपको सुनना पड़ता है साइट पे। बाकी कैंप में जब वो लोग जाएंगे तो वो लोग अपना कैम्बोस है वो सब वो लोग देखेंगे, लेकिन साइट पे एक तरह से वर्कर लोग को देखने के लिए सब कुछ आप ही है वहाँ पे। तो ये सब काम, ड्राइंग का नॉलेज और ये सब मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एक पाइपिंग सुपरवाइज़र के लिए। बहुत हार्ड काम नहीं होता है। और अब बात करते हैं
कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में कहने का मतलब कि इंडिया का 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। उससे कम एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप गल्फ़ में आते हैं तो आपको 50-60 हज़ार तक मतलब मिलने के चांसेस हैं। 50-60 हज़ार ईजिली आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देखिए स्टार्टिंग में आप आएंगे तो 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार इतना तक मिलेगा। नसीब अच्छा है तो ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही तक। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे 5-6 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका गल्फ़ का हो गया ना, तो ईज़िली 1 लाख रुपये आपको मिलना चाहिए। यानी 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपये ईज़िली मिलना चाहिए। अगर आपका नसीब अच्छा है, कंपनी और अच्छी अगर आपको मिलती है तो 1,10,000, 1,20,000 इसके ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है बाद में आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ जाता है ना, तो कंपनी आपको कैसी मिलती है, क्योंकि कंपनी जितनी अच्छी मिलेगी आपको सैलरी उतना ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो एक पाइपिंग सुपरवाइज़र है, आप 50 हज़ार से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख भी लोग अर्न करते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में जब जा कर के जॉब करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।